नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज का बिग पिक्चर 5 मोर्चों पर है। एक मोर्चा है भारत के किसान का, जिसके खेत में गेहूं रिकॉर्ड उगा है और सरकार ने एक्सपोर्ट का दरवाजा खोल दिया है। दूसरा मोर्चा है थाईलैंड का, जो साउथ ईस्ट एशिया की एक बड़ी इकोनॉमी है और 30 साल की सबसे कमजोर ग्रोथ की तरफ फिसल रही है। और तीसरा मोर्चा है अमेरिका का, जहां एक यूनिवर्सिटी खेती सिखा रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य के किसान आज के क्लासरूम में बैठे हुए हैं। और चौथा मोर्चा है रिलीफ। जी हाँ, इंडिया की एक स्कीम जो वेस्ट एशिया क्राइसिस में एक्सपोर्टर्स को बचा रही है। और पांचवा मोर्चा है हॉर्मुज स्ट्रेट का, जिसके बंद होने की वजह से पूरी दुनिया के तेल के रास्ते बदल रहे हैं। 5 खबरें हैं, 5 अलग अलग देश हैं, लेकिन एक ही सवाल कि दुनिया किस तरफ जा रही है। भारत का गेहूं रिकॉर्ड फसल, नया दरवाजा। केंद्र सरकार ने गेहूं एक्सपोर्ट कोटा को बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। पहले फरवरी में 25 लाख टन का कोटा था और अब उसमें 25 लाख टन और जोड़ दिए गए हैं। खाद्य मंत्रालय ने कंफर्टेबल प्रोडक्शन आउटलुक और हायर स्टॉक अवेलेबिलिटी को देखते हुए एडिशनल एक्सपोर्ट की अनुमति दे दी है। इससे डोमेस्टिक प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और डिस्ट्रेस सेल रुकेंगे। इंडिया का 2025-26 का व्हीट प्रोडक्शन 120.21 मिलियन टन, जो एक नया रिकॉर्ड है। बफर स्टॉक में भी 18.2 मिलियन टन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट से 2 गुना। यह एक्सपोर्ट वही देशों के लिए ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है जो इंडिया के करीब हैं: बांग्लादेश, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका। कारण दोस्तों, यह डिसीजन क्यों आया? तो इसके 3 कारण हैं। पहला, रिकॉर्ड फसल 120.21 मिलियन टन गेहूं। इससे पहले कभी इतना नहीं हुआ, और जब इतना अनाज हो तो एफसीआई के गोडाउन्स पर प्रेशर आता है। अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो मंडी में दाम गिरेंगे, किसान को डिस्ट्रेस में बेचना पड़ेगा। और दूसरा कारण है बफर स्टॉक की ताकत। 18.2 मिलियन टन का बफर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट का 2 गुना, यानी डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी पर कोई भी खतरा नहीं है। इसीलिए एक्सपोर्ट का रास्ता खोलना सेफ था। और तीसरा कारण है वेस्ट एशिया संकट। हॉर्मुज बंद है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स हिली हुई हैं, रशिया का 40% ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। इन सब के बीच अगर इंडिया रिलायबल फूड सप्लायर बनकर खड़ा हो सके तो यह सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, डिप्लोमेटिक भी है। डीजीएफटी ने मंथली एप्लीकेशन विंडो बनाई है ताकि एक झटके में डोमेस्टिक मार्केट को शॉक ना लगे। यह मैनेज्ड ओपनिंग है, 2022 की तरह अचानक बैन नहीं है। तो दोस्तों, यह डिसीजन सही दिशा में है, लेकिन कुछ सवाल हैं। पहला, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस। इंडिया का व्हीट अभी 280 से 290 डॉलर पर टन पर है। रशिया का व्हीट 220 डॉलर टन पर है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन व्हीट एक्सपेंसिव है। बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश ले सकते हैं, लेकिन यूरोप या फार ईस्ट मार्केट में कंपीट करना मुश्किल दिखाई देता है। दूसरा, टाइमिंग। खरीफ सीजन की बारिश का अनुमान अभी नहीं आया। अगर मॉनसून कमजोर हुआ तो सरकार कभी भी एक्सपोर्ट पर फिर से रोक लगा सकती है। यह सोच एक्सपोर्टर्स को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करने देती। और तीसरा, वैल्यू एडिशन। हम रॉ व्हीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फ्लोर, सेमोलिना बिस्किट्स, पास्ता, ये हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। सरकार ने 10 लाख टन व्हीट प्रोडक्ट्स का कोटा भी दिया है, लेकिन यह प्राइमरी फोकस नहीं है। अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो किसानों के लिए मंडी में दाम स्टेबल रहेंगे, डिस्ट्रेस सेल से बचाव होगा, एफसीआई का गोडाउन प्रेशर कम होगा। ग्लोबल मार्केट के लिए इंडिया एक ग्लोबल फूड स्टेबलाइजर बन रहा है। जब हॉर्मुज बंद है, रशिया डैमेज्ड है, तब इंडिया का गेहूं ग्लोबल एंजाइटी को कम करता है। दोस्तों, अगर हम इसका बिग पिक्चर देखें इस खबर का, तो भारत ने 2022 में गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था अचानक। उससे ग्लोबल मार्केट में पैनिक आया था और आज 2026 में इंडिया मैनेज्ड तरीके से एक्सपोर्ट खोल रहा है। यह मैच्योर पॉलिसी है, लेकिन असली मंजिल तब होगी जब इंडिया सिर्फ रॉ ग्रेन नहीं, प्रोसेस्ड
फूड एक्सपोर्ट करे, जब हमारा व्हीट फ्लोर, पास्ता, बिस्किट्स दुनिया के शेल्फ्स पर हों। अनाज उगाना एक कमाल है, लेकिन उसे प्रोसेस्ड बनाकर बेचना एक और लेवल है। भारत पहले कदम पर मजबूती से खड़ा है, अगला कदम उठाने का अब वक्त आ गया है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ जो थाईलैंड से आ रही है। थाईलैंड जब एक बड़ी इकोनॉमी लड़खड़ाती है, यानी कि थाईलैंड की इकोनॉमी 2026 में सिर्फ 1.3% से 1.6% ग्रो करेगी। यह 30 साल की सबसे कमजोर ग्रोथ है। यह अनुमान वर्ल्ड बैंक, IMF और बैंक ऑफ थाईलैंड सभी का है। वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल 2026 के अपने EAP इकोनॉमिक अपडेट में थाईलैंड को साउथ ईस्ट एशिया की सबसे वल्नरेबल इकोनॉमीज में रखा है। एनर्जी क्राइसिस के मामले में थाईलैंड हाउस होल्ड डेब्ट GDP का 86.8% है। US टैरिफ 19% इसमें लागू है। बाट मजबूत है, जिससे एक्सपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। फरवरी 2026 में इलेक्शन हुआ, नई सरकार अभी स्टेबल नहीं है और वियतनाम इसी दौर में 8% से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। कारण है कि थाईलैंड की यह हालत एक दिन में नहीं आई, इसकी जड़ें गहरी हैं। तो पहला कारण आप समझ लीजिए, हाउस होल्ड डेट 86.8% GDP का है। यह पूरी इकोनॉमी को कंज्यूम करने वाली समस्या है। जब लोगों पर कर्ज ज़्यादा हो तो वो खर्च नहीं करते और जब खर्च नहीं होता तो इकोनॉमी स्लो होती है। और दूसरा कारण है मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेशन। थाईलैंड की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग पर टिकी हुई है और GDP का 25%, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग जो थाईलैंड में होती है वो पुरानी कन्वेंशनल इंडस्ट्री है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन टेक, AI लिंक्ड मैन्युफैक्चरिंग, इनमें थाईलैंड अभी पीछे है। और तीसरा कारण है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी बॉटलनेक्स। फॉरेन बिजनेस एक्ट में 49% ओनरशिप कैप है। लीगल, अकाउंटिंग, लॉजिस्टिक सर्विसेज विदेशी निवेशकों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। OECD थाईलैंड को सर्विसेज ट्रेड में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव देशों में गिनता है। और चौथा कारण है एनर्जी वल्नरेबिलिटी। थाईलैंड एनर्जी हैवी इंपोर्टर है। हॉर्मुज क्राइसिस ने उसे डबल स्ट्राइक किया, क्रूड महंगा, जिससे इन्फ्लेशन का खतरा। तो दोस्तों, थाईलैंड की यह कहानी एक आईना है, एक मिरर है। एक देश जो दशकों तक एशिया टाइगर कहलाया, जिसने 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को झेला और उभरा, जो टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग का रीजनल हब था, और आज वो 30 साल की सबसे कमजोर ग्रोथ देख रहा है। एक्सपर्ट्स एक बात बार बार कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट खोलो, सर्विसेज सेक्टर लिबरलाइज करो, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में जंप करो, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में यह रिफॉर्म्स नहीं हो पाती हैं। वियतनाम इसका उल्टा कर रहा है, ओपन, कॉम्पिटिटिव, फास्ट मूविंग, नतीजा 8% की ग्रोथ। अगर अब हम इसका इम्पैक्ट देखें तो इंडिया के लिए इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। जो मैन्युफैक्चरिंग थाईलैंड से निकल रही है वो कहाँ जाएगी? वियतनाम, इंडिया या इंडोनेशिया? अगर इंडिया अपना फॉरेन बिजनेस एक्ट ओपन करे, सर्विसेज में FDI आसान बनाए, तो थाईलैंड की लॉस इंडिया की गेन बन सकती है। तो दोस्तों, इस खबर का बिग पिक्चर अगर हम देखें तो दुनिया में हर इकोनॉमी को एक चॉइस मिलती है, पुरानी तरह सोचो या नई तरह बदलो। थाईलैंड पुरानी तरह सोच रहा है, पॉलिसी रिफॉर्म्स रुकी हुई हैं, हाउस होल्ड डेब्ट बढ़ रहा है और इसका सबक दोस्तों, इकोनॉमिक स्लो डाउन अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। जब रिफॉर्म्स नहीं होते, जब डेट बढ़ता है, जब कंपटीशन में पिछड़ते हैं हम, और जब तक रियलाइज होता है तब तक वियतनाम जैसा कोई पड़ोसी हमसे बहुत आगे निकल चुका होता है। अब बढ़ते हैं अमेरिका की तरफ, जहां वहां की यूनिवर्सिटी खेती सिखा रही है। न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका में एग्रीकल्चरल एजुकेशन को नया रूप दे रही है। रिसर्च प्रोग्राम्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स के जरिए स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड फार्मिंग चैलेंजेस के लिए तैयार किया जा रहा है। सस्टेनेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी, रिसोर्स मैनेजमेट, यह यूनिवर्सिटी अपने आप में यूनिक है। यह US का लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी सिस्टम का हिस्सा है, जो 1862 से एग्रीकल्चर और अप्लाइड साइंसेस को प्रैक्टिकल लेवल पर सिखाता आया है। तो दोस्तों, अब हमें कारण इसमें देखना है कि अमेरिका को एग्रीकल्चरल एजुकेशन में इन्वेस्ट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि
अमेरिकन फार्मर एजिंग हो रहा है। एवरेज अमेरिकन फार्मर की उम्र 58 साल है। नई पीढ़ी खेती नहीं करना चाहती। एआई, रोबोटिक्स, प्रिसीजन फार्मिंग ये सब आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ऑपरेट करने वाला स्किल्ड वर्क फोर्स चाहिए और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का प्रेशर बढ़ रहा है। हॉर्मुज बंद है, रशिया डैमेज्ड है, क्लाइमेट चेंज हर साल क्रॉप यील्ड्स को अनसर्टेन बना रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका को ग्लोबल फूड सप्लायर बने रहना है तो उसे ट्रेंड टेक सेवी फार्मर्स चाहिए और वो क्लासरूम्स से ही आएंगे। दोस्तों, ये खबर छोटी लगती है लेकिन इसका संदेश बड़ा है। दुनिया का सबसे पावरफुल देश अपने एग्रीकल्चरल एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है क्योंकि उसे पता है फूड सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी है। भारत के लिए सोचने वाली बात है, भारत में 46% आबादी एग्रीकल्चर से जुड़ी है, लेकिन एग्रीकल्चरल एजुकेशन का क्वालिटी और रीच अभी भी बहुत कमजोर है। ICAR, KVKS, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, इनका काम हो रहा है लेकिन वो स्केल और क्वालिटी जो जरूरी है वो अभी नहीं है। नेचुरल फार्मिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, एक्सपोर्ट प्रोटोकॉल्स, इन सबको फार्मर्स को सिखाना होगा और यह काम सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट सेक्टर मिलकर करेंगे तभी यह संभव हो पाएगा। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो जो देश अपने फार्मर्स को आज स्मार्ट बनाएगा वो कल की ग्लोबल फूड रेस जीतेगा। अमेरिका यह समझ गया है और भारत को भी समझना है। दोस्तों, इस खबर की अगर हम बिग पिक्चर देखें तो खेती एक एंशिएंट प्रोफेशन है, लेकिन फ्यूचर की फार्मिंग एक हाईटेक, डेटा ड्रिवन, ग्लोबली कनेक्टेड प्रोफेशन है जहां ड्रोन्स से खेत मॉनिटर होगा, सॉइल सेंसर से फर्टिलाइजर का डोज तय होगा, एआई से मार्केट प्राइस प्रेडिक्ट होगा और जिस देश के पास यह ट्रेंड वर्कफोर्स होगी वो 21वीं सदी का फूड पावर होगा। न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी एक छोटी सी खबर है लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है। भविष्य के किसान आज के क्लासरूम्स में बैठे हैं और अगर हमें अपने देश के किसानों की आय को दोगुनी करनी है तो हमें इस पद्धति को अपनाना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी को किसानी सिखानी पड़ेगी और तभी यह संभव हो पाएगा। अब बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ जो है रिलीफ। जी हाँ, रिलीफ स्कीम, इंडिया का एक्सपोर्ट सेफ्टी नेट। इंडिया ने अपनी रिलीफ स्कीम का दायरा बढ़ाया है और अब इजिप्ट और जॉर्डन भी इस स्कीम में शामिल हो गए हैं। रिलीफ का फुल फॉर्म है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। यह स्कीम 19 मार्च 2026 को लॉन्च हुई थी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत। नोडल एजेंसी इसकी है ECGC लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस स्कीम में 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स को 100% पॉलिटिकल और वॉर रिस्क कवरेज, प्रीमियम रेट्स प्री क्राइसिस लेवल्स पर फिक्स्ड। दूसरा, नए एक्सपोर्टर्स को 95% तक रिस्क कवरेज और तीसरा, अनइंश्योर्ड MSMEs को 50% फ्रेट और इंश्योरेंस सरचार्जेस रिम्बर्समेंट 50 लाख रुपए तक। और अब स्कीम के तहत एलिजिबल कंट्रीज हैं UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान, इजराइल, यमन और अब इजिप्ट और जॉर्डन भी। तो कारण इसका क्या है दोस्तों, यह स्कीम क्यों बनी और इजिप्ट जॉर्डन को क्यों जोड़ा गया? हॉर्मुज बंद है, वेस्ट एशिया में शिप्स नहीं चल रही, फ्रेट रेट्स दोगुनी तिगुनी हो गई हैं, वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम 4 गुना हो गया है। एक $100 मिलियन शिप के लिए एक वॉयज में $1 मिलियन एक्स्ट्रा। इंडियन एक्सपोर्टर्स स्पेशली MSMEs इस बोझ को नहीं उठा सकते। प्री एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने जो प्राइस कोट की थी उसमें यह एक्स्ट्रा कॉस्ट कहीं नहीं थी। इजिप्ट और जॉर्डन को ऐड क्यों किया? क्योंकि डिस्रप्शन सिर्फ गल्फ तक नहीं है, रेड सी कॉरिडोर, सुएज कैनाल रूट, यह सब कनेक्टेड है। इजिप्ट सुएज कैनाल का गेटवे है और जॉर्डन एक स्टेबल ट्रांजिट पॉइंट है लेवांट रीजन के लिए। इंडियन गुड्स जो इन रास्तों से जाते थे वो भी अफेक्ट हुए हैं। गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है कि क्राइसिस ज्योग्राफिकली स्प्रेड हो चुके हैं। तो दोस्तों, यह स्कीम इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस अभी भी हैं। पहला, यह टाइम बाउंड है, क्राइसिस खत्म होने के बाद स्कीम बंद होगी, यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, अवेयरनेस। एक एनालिस्ट ने ठीक कहा कि टियर 2 सिटीज के छोटे एक्सपोर्टर्स को पता ही नहीं है कि यह स्कीम है, तो आउटरीच जरूरी है और उसका प्रयास हम भी कर रहे हैं। तीसरा,
बिगर नीड। एक एक्सपर्ट ने कहा है कि यह रिएक्टिव मेजर है। भारत को एक परमानेंट रेजिलिएंट शिपिंग और लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क चाहिए ताकि हर रीजनल क्राइसिस में इतने एक्सपोज ना हो। लेकिन पॉजिटिव्स भी हैं। गवर्नमेंट क्विकली रिस्पॉन्ड कर रही है। इजिप्ट जॉर्डन को ऐड करना है बताता है कि ऑफिशियल्स एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं और ECGC का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस को जितना एक्सेसिबल बनाया जाए उतना ही MSMEs के लिए वैश्विक बाजार में टिका रहना संभव हो पाएगा। अगर हम इसका इंपैक्ट देखें इस स्कीम का तो टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, लेदर, हैंडीक्राफ्ट्स, मैरीन प्रोडक्ट्स, इन सेक्टर्स के एक्सपोर्टर्स को सीधा फायदा है। प्री एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट्स जो कैंसिल होने के कगार पर थे उन्हें बचाने का मौका है। जॉर्डन एक स्मार्ट एडिशन है। जॉर्डन स्टेबल है। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के बीच एक रिलायबल गेटवे है। इंडिया जॉर्डन ट्रेड को इस क्राइसिस के बाद स्ट्रेंथन करने का यह एक अवसर है। अब इस खबर का हम बिग पिक्चर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, रिलीफ स्कीम इंडिया की क्राइसिस मैनेजमेंट की एक अच्छी एग्जाम्पल है, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट से बड़ा काम है क्राइसिस प्रिवेंशन। भारत को अपना शिपिंग फ्लीट बढ़ाना होगा। ये हम पहले भी अपनी खबरों, अपने विश्लेषण में कहते हुए आए हैं। इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना होगा। अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स IMEC बाहर डेवलप करने होंगे। जब हॉर्मुज खुलेगा, और वो खुलेगा ही, तो उस वक्त का सबक हमें याद रखना होगा और उस सबक से परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे। तभी अगली क्राइसिस में रिलीफ स्कीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं पांचवी खबर की तरफ जो हॉर्मुज से आ रही। हॉर्मुज स्ट्रेट 28 फरवरी से प्रैक्टिकली बंद है। 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे, जो दुनिया की 20% ऑयल कंजम्पशन है, वो इस रास्ते से गुजरती थी। गल्फ के देश सऊदी अरेबिया और UAE अब अल्टरनेटिव रूट्स तेजी से डेवलप कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसे पेट्रोलाइन कहते हैं, अब काइक से रेड सी पर यानबू पोर्ट तक 1200 किलोमीटर का रास्ता है। इसकी कैपेसिटी 7 मिलियन BPD तक बढ़ाई गई है और जनवरी फरवरी में इससे 7,70,000 BPD जाता था। अब 2.9 मिलियन BPD जा रहा है। UAE का अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन हब्शान से फुजैरा पोर्ट तक 1.5 से 1.8 मिलियन BPD की कैपेसिटी है। गल्फ का ऑयल एक्सपोर्ट मार्च में 49% गिरा 16.58 मिलियन BPD से सिर्फ 8.44 मिलियन BPD पर। लेकिन इन सभी अल्टरनेटिव रूट्स को मिलाकर भी हॉर्मुज की जगह नहीं भरी जा सकती। कंबाइंड बाईपास कैपेसिटी 3.5 to 5 मिलियन BPD है, जो नॉर्मल हॉर्मुज फ्लो का एक फ्रैक्शन है। दोस्तों, कारण समझ लेते हैं कि हॉर्मुज दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट क्यों है, यह समझना जरूरी है। सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, LPG, LNG सब इसी रास्ते से जाते थे। कतर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर है और कतर का कोई अल्टरनेटिव LNG एक्सपोर्ट रूट नहीं है। यानी कतर की सारी गैस हॉर्मुज के बंद होने से स्टक है। कुवैत, बहरीन, इनके पास कोई पाइपलाइन बाईपास नहीं है। इराक का ऑयल एक्सपोर्ट मार्च में 5,61,000 BPD पर आ गया, जो नॉर्मल से बहुत नीचे है। वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम्स UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के मुताबिक 2 गुनी से 3 गुनी हो गई हैं। एक $100 मिलियन शिप के लिए एक वॉयज में $1 मिलियन एक्स्ट्रा। तो दोस्तों, हॉर्मुज का कोई सब्स्टिट्यूट फिलहाल नहीं है और यह कड़वी सच्चाई है। सऊदी और UAE पाइपलाइंस क्रूड के लिए हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स LNG उनके लिए नहीं। कुवैत और कतर के लिए कोई रास्ता नहीं। S&P ने 2026 के लिए ऑयल प्राइस फोरकास्ट $15 पर बैरल ऊपर कर दिया है। इंडिया के लिए इसका सीधा मतलब है कि क्रूड इंपोर्ट महंगा, फर्टिलाइजर महंगी, पेट्रोल डीजल का प्रेशर और इन्फ्लेशन का रिस्क। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग भी है। IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसकी बात G20 में 2023 में हुई थी, वो अब और रिलेवेंस में आ गया है। यह कॉरिडोर इंडिया को रेड सी के जरिए मिडिल ईस्ट और यूरोप से कनेक्ट करता है, हॉर्मुज को बाईपास करते हुए।
प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल विजिट में आईएमईसी पर जोर दिया था, यह इन्वेस्टमेंट अब स्ट्रेटेजिक नहीं है बल्कि यह एग्जिस्टेंशियल है। तो इसका इंपैक्ट अगर क्या पड़ेगा, तो गल्फ कंट्रीज लंबे समय तक हॉर्मुज पर डिपेंडेंट थे क्योंकि यह सस्ता था। अब वो सीख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो, नहीं तो एक क्राइसिस सब कुछ रोक देती है। भारत के लिए सबक क्या है, तो एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन और अल्टरनेटिव लॉजिस्टिक्स रूट्स, यह टुमारो का काम नहीं है, कल का काम नहीं है, आज का काम है। बिग पिक्चर क्या है, तो दोस्तों हॉर्मुज का बंद होना एक वार्निंग है। जो देश एक ही रास्ते पर डिपेंड करते हैं वो एक क्राइसिस में रुक जाते हैं। सऊदी अरेबिया ने 1980 के ईरान इराक वॉर के बाद पेट्रोलाइन बनाया सोचकर, यूएई ने 2012 में फुजैरा पाइपलाइन बनाई सोचकर। भारत को भी सोचना होगा, रशियन ऑयल पर डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, आईएमईसी कॉरिडोर डेवलप होना चाहिए, डोमेस्टिक रिफाइनिंग और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बढ़ने चाहिए। जो रास्ते आज बनाएंगे वो कल काम आएंगे, और यही है आज की बिग पिक्चर। दोस्तों अगर हम पांचों खबरों की बिग पिक्चर देखें तो आज पांचों खबरों में एक धागा था, गेहूं, जो इंडिया ने रिकॉर्ड उगाया और एक्सपोर्ट खोला। थाईलैंड जो रिफॉर्म नहीं कर पाया और स्लो हो गया। अमेरिका जो अपने फार्मर्स को फ्यूचर के लिए ट्रेन कर रहा है। रिलीफ जो एक्सपोर्टर्स को, एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को विशेषकर रिलीफ पहुंचा रही है। और गल्फ जो हॉर्मुज के आगे नए रास्ते ढूंढ रहा है। ये सभी एक ही बात कह रहे हैं, जो देश तैयारी करता है वो सरवाइव करता है, और जो नहीं करता वो क्राइसिस में फंसता है। इंडिया ने व्हीट रिकॉर्ड किया क्योंकि पॉलिसी कंसिस्टेंट रही, एमएसपी स्ट्रांग रहा। लेकिन अगर प्रोसेस्ड फूड नहीं बनाएंगे तो हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर ही रहेंगे। थाईलैंड स्लो हुआ है क्योंकि रिफॉर्म्स में वह पीछे रहा है। अमेरिका ट्रेन कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि फ्यूचर फूड सिक्योरिटी स्किल्ड हैंड से ही आएगी। इंडिया ने रिलीफ फंड को अपने एक्सपोर्टर्स तक पहुंचाने का प्रयास किया है क्योंकि जानता है इंडिया, क्योंकि इस वक्त एक्सपोर्टर्स के हाथ मजबूत करना आवश्यक है। गल्फ पाइपलाइंस बना रहा है क्योंकि हॉर्मुज पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना कॉस्टली साबित हुआ है। आज का सबक एक ही है, जो आज तैयार होगा वो कल जीतेगा। धन्यवाद, नमस्ते।